Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Let us do the comprehension questions of the unit number 4. First question is, what are the kinds of libraries? ठीक है, लाइब्रेरीज की जो है वो कितनी किस्में हैं आप जानते हैं कि लाइब्रेरी की 3 जो है वो किस्में हमने पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में. फर्स्ट इज द पब्लिक लाइब्रेरी, सेकंड इज स्पेशल लाइब्रेरी जिसे हम इंफॉर्मेशन सेंटर भी कहते हैं, and the third is academic library. So these are the 3 kinds of libraries. What is a Dewey Decimal System? Dewey Decimal System जो है वो क्या है? तो लेक्चर में आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि Dewey Decimal System जो है वो एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो कि हर दुनिया की तमाम लाइब्रेरीज जो है वो उसको फॉलो करती हैं, जिसमें बुक्स को, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के बुक्स को वो कोड जो है वो अलॉट वो किया जाता है. ठीक है, और हर नंबर के, हर कोड के जो है वो मखसूस वो है, मतलब बुक्स या एरिया जो है उसमें होती हैं. यानी अगर साइंस की बुक्स हैं तो उसका अपना कोड होगा, आर्ट्स की बुक्स होंगी तो अपना कोड अलहदा से कोड होगा. गर्ज ये कि जितने भी फील्ड्स हैं या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की जो है वो अलहदा अलहदा कोडिंग इसमें जो है वो स्पेसिफाई हुई होती है. ठीक है, और इसको डेसिमल सिस्टम इस वजह से भी कहा जाता है कि इसमें मेन जो नंबर्स हैं उसके बाद डेसिमल लगा के फिर दोबारा और नंबर भी जो है इसको इसमें इंक्लूड किए जाते हैं. वो शायद इस वजह से कि जब किताबों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको पॉइंट से भी वो इंडिकेट करते हैं. या सब्जेक्ट्स की तादाद फ़र्ज़ करें दिन ब दिन जो है वो मौज़ूआत बढ़ रही हैं, किताबें जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, तो वो जो नए मौज़ूआत की बुक्स होती हैं उनको फिर उन्हीं पुरानी कैटेगरी में जब इंक्लूड किया जाता है तो मे बी दे आर इंडिकेटेड विद द डेसिमल फिगर्स. So this system consists of code number which tells us what the book is about. ठीक है, तो ये सिस्टम जो है वो कोड नंबर्स पे मुश्तमिल होता है जो कि हमें बताता है कि ये किताब किस चीज़ के बारे में है. This system is called decimal system because after the main number there is a decimal point followed by another number. ठीक है, most of the libraries in the world use this system and assign specific numbers to the books of डिफरेंट सब्जेक्ट. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन दुनिया की तमाम लाइब्रेरीज इस सिस्टम को जो है वो फॉलो करती हैं और इस तरीके से मुख्तलिफ किताबों को जो है वो कोड्स या नंबर्स जो है वो असाइन करते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ लाइब्रेरी? किसी भी लाइब्रेरी के जो है वो जनरल रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या कवायद ज़वाबित होते हैं. So the answer is every library has its own rules such as, हर लाइब्रेरी के अपने जो है वो रूल्स होते हैं. बुक्स आर स्ट्रिक्टली नॉन ट्रांसफरेबल, बुक्स को जो है वो ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते किसी के साथ भी. जो बुक आपने इशू करवाई है एग्जैक्टली द सेम बुक यू हैव टू रिटर्न. बुक्स आर इशूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, बुक्स को जो है वो एक मखसूस टाइम के लिए इशू किया जाता है, ज़्यादा वक्त के लिए इशू नहीं किया जाता क्योंकि इस तरह से दूसरे लोग महरूम रह जाते हैं. दे बिकम डिप्राइव्ड ऑफ सच अ ट्रेजर. ठीक है, तो किताबों को जो है वो मखसूस पीरियड के लिए वो दिया जाता है ताकि जब बंदा वापस करे तो कोई और भी उसको इशू कर सके, उसको पढ़ सके. थर्ड रूल इज, अ बोरोवर हु डिसफिगर्स और डैमेजेस अ बुक विल बी फाइंड. कोई भी बोरो करने वाला, उधार पे लेने वाला अगर किताब को ख़राब करता है, उसको मैला करता है या उसमें लकीरें जो है वो खींचता है या डैमेज कर देता है किताब को, उसके कवर को, उसके पेजेस को, तो इस तरह के बोरोवर जो है वो को पेनल्टी जो है वो उस पर डाली जाती है, यानी जुर्माना उस पर डाला जाता है ताकि वो आइंदा के लिए मोहतात रहे और इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो कोई ना करे. ठीक है, और अगर इस तरह ना किया जाए, पेनल्टी या जुर्माना ना किया जाए, तो फिर लाइब्रेरी की जो बुक्स होती हैं वो बतदरीज वक्त के साथ जो है वो
ख़राब होती जाती हैं, क्योंकि लोग जो है फिर केयर नहीं करेंगे। जब उनको पता होगा कि देयर इज़ नो सच रूल ऑफ इम्पोजिंग द पेनल्टी, तो फिर लोग जो है वो भी हो सकता है कि वो केयर ना करें। फोर्थ रूल इज अ फाइन पर डे कैन बी इम्पोज्ड फॉर रिटेंशन ऑफ अ बुक बियॉन्ड द स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, अगर कोई बंदा अपने मखसूस वक्त पे बुक को रिटर्न नहीं करता, उसको वापस नहीं करता और काफ़ी देर के बाद करता है, तो जितनी देर वो लगाएगा, जितने ज़्यादा दिन के बाद जो है वो बुक को रिटर्न करेगा, वो उसी हिसाब से उसको चार्ज किया जाएगा, फाइन किया जाएगा, उस पर जुर्माना डाला जाएगा, यानी हर दिन के हिसाब से। एक दिन लेट होगा तो एक दिन का जुर्माना भरना पड़ेगा, और अगर 5-6 दिन लेट हुआ तो 5-6 दिन का जुर्माना उसे अदा करना पड़ेगा। द फिफ्थ रूल इज नो रेफरेंस बुक्स और पीरियोडिकल्स विल बी इश्यूड। तो किसी भी किस्म की रेफरेंस बुक्स और पीरियोडिकल जो है वो इश्यू नहीं की जाती। सो दैट इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। ये रूल जो है, ये 5 रूल्स हैं अमूमन लाइब्रेरीज के। ठीक है, व्हाट इज द मेन सेक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी? लाइब्रेरी के जो है मेन सेक्शन वो क्या है और वो किन सेक्शंस पे जो है वो मुश्तमिल होता है? द मेन सेक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ 3 पोर्शंस। ठीक है, जो लाइब्रेरी का मेन पोर्शन है, वो लाइब्रेरी का मेन सेक्शन है, वो 3 पोर्शंस पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट पोर्शन है फिक्शन। इन दिस सेक्शन नॉवेल्स, ड्रामाज एंड स्टोरी कलेक्शंस आर अवेलेबल। ठीक है, इस तरह के सेक्शन में आपको जो है वो फिक्शन की बुक्स आपको मिलेंगी, यानी नॉवेल्स आपको मिलेंगे, ड्रामाज मिलेंगे, आपको आर्ट्स एंड लिटरेचर से मुतालिक आपको इसमें बुक्स मिलेंगी। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज मिलेंगी विच आर मेंट फॉर एंटरटेनमेंट एज वेल एज फॉर नॉलेज। दूसरा सेक्शन होता है बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज का। इन दिस सेक्शन बुक्स आर फाउंड अबाउट लाइव्स ऑफ द ग्रेट पीपल। ठीक है, इस सेक्शन में बड़े बड़े नामवर लोगों की ज़िंदगियों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में आपको बायोग्राफीज भी मिलेंगी और ऑटोबायोग्राफीज भी मिलेंगी। बायोग्राफी यानी खुद सवाने उम्री या सवाने हयात किसी भी आदमी का, और ऑटोबायोग्राफी होती है जो कि एक बंदे ने खुद लिखी होती है अपनी सवाने उम्री। ठीक है, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तीसरा सेक्शन जो होता है वो एक लाइब्रेरी के मेन उसमें सेक्शन में वो पोर्शन है रेफरेंस का। ठीक है, रेफरेंस सेक्शन। दिस सेक्शन कंटेन्स इंसाइक्लोपीडियाज, डिक्शनरीज, एल्मेनेक, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। ठीक है, इस तरह की जो है वो बुक्स आपको रेफरेंस सेक्शन में मिलेंगी। सो दीज आर द 3 सेक्शंस। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज पब्लिक लाइब्रेरी? पब्लिक लाइब्रेरी क्या है? अ पब्लिक लाइब्रेरी इज मेंट फॉर एवरीवन and therefore membership can be sought by anyone. This kind of library includes all kinds of books. ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है वो तमाम लोगों के लिए होती है। ठीक है, एकेडमिक लाइब्रेरी की तरह नहीं होती, ना ही कॉरपोरेट लाइब्रेरी, ना ही लॉ लाइब्रेरीज, ना ही मेडिकल लाइब्रेरीज जहाँ पे रिलेटेड बंदे जो है वो जा सकते हैं, या प्रोफेशनल या उसी फील्ड से रिलेटेड। बल्कि पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है वो ओपन होती है, उसे हर कोई यूज़ कर सकता है, हर कोई उसका मेंबर बन सकता है और हर कोई बुक इशू भी करा सकता है। इस तरह के लाइब्रेरीज में भी जो है हर किस्म की किताबें आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए। सिक्स क्वेश्चन इज व्हाई आर रेफरेंस बुक्स एंड पीरियोडिकल्स नॉट इशूड? कि पीरियोडिकल्स और रेफरेंस बुक्स को क्यों नहीं इशू किया जाता? दे आर नॉट इश्यूड टू एनीवन बिकॉज दे आर कंसल्टेड एंड रेड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन डेली बेसिस। ठीक है, इन्हें इस वजह से नहीं इशू किया जाता क्योंकि ये किताबें जो होती हैं रेफरेंस बुक्स, इनको रोज़ाना की बुनियाद पे लोग जो है वो कंसल्ट करते हैं, देखते हैं, उनसे जो है वो अपने मतलब की चीज़ जो है वो निकालते हैं। तो इस तरह की बुक्स अगर नहीं पढ़ी हो तो फिर शायद लोग अट्रैक्ट भी ना हो लाइब्रेरी की तरफ। सेकेंडली, दे आर एक्सपेंसिव एंड फ्यू इन नंबर्स इन अ लाइब्रेरी, देयरफॉर दे आर रिटेन्ड एंड नॉट इशूड। दूसरी वजह ये भी है कि इस तरह की किताबें महंगी भी होती है, दे आर एक्सपेंसिव, और बहुत कम तादाद में होती हैं किसी भी लाइब्रेरी में। सो देयरफॉर दे आर रिटेन्ड, यानी उन्हें रखा जाता है, उन्हें रिटेन किया जाता है, रोका जाता है, किसी को इशू नहीं किया जाता। वाई आर बुक्स इशूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम? क्यों किताबों को एक मखसूस पीरियड के लिए इशू किया जाता है? बुक्स आर इशूड फॉर अ लिमिटेड टाइम सो दैट अदर पीपल ऑल्सो गेट द चांस टू रीड दैम। ठीक है, इस वजह से मखसूस पीरियड के लिए दी जाती हैं किताबें, ताकि वो बंदा जो है उस अपने मुकर्रर वक्त पे किताब वापस करे और फिर दूसरा बंदा उसे इश्यू भी कर सके, उसे
मुस्तफ़ीद हो सके। बिसाइड्स, इसके अलावा, इट इज़ ऑल्सो अ मॉरल एंड सोशल ऑब्लिगेशन टू रिटर्न बुक्स ऑन टाइम सो दैट अदर रीडर्स ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम देम। और ये हमारा एक तरीके से इखलाकी और माशरती फ़र्ज भी बनता है, ठीक है, एक हमारे ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन भी है, सोशल ऑब्लिगेशन भी है कि हम इस तरह की किताबों को जो है वो जल्द ही या अपनी मुकर्ररा टाइम पे इसको रिटर्न भी कर दें। हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। जिस चीज़ से हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, हमें चाहिए कि हमें दूसरों को भी मौका देना चाहिए। 8वां सवाल है कि व्हाट इज़ अ स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर दोज पीपल हु सीक स्पेसिफिक नॉलेज। सो स्पेशल लाइब्रेरीज इंक्लूड कॉरपोरेशन लाइब्रेरीज, लॉ लाइब्रेरीज, मेडिकल लाइब्रेरीज, म्यूजियम लाइब्रेरीज, न्यूज़ लाइब्रेरीज एंड नॉन प्रॉफिट लाइब्रेरीज, ठीक है। तो स्पेशल किस्म की लाइब्रेरियाँ जो हैं वो कौन सी हैं? लाइब्रेरीज हैं, लॉ लाइब्रेरीज हैं, कॉरपोरेशन लाइब्रेरीज हैं, जो कि बहुत बड़ी कंपनी होती है कोई, उसके अंदर जो लाइब्रेरी होती है उसको कॉरपोरेशन लाइब्रेरी कहते हैं। मेडिकल लाइब्रेरीज भी इसी कैटेगरी में आती हैं, म्यूजियम लाइब्रेरीज भी, एंड न्यूज़ लाइब्रेरीज एंड नॉन प्रॉफिटेबल लाइब्रेरीज। तो ये किस्म की इंफॉर्मेशन सेंटर होती है, ठीक है, किसी मतलब एक प्रोफेशनल के लिए जो मेडिकल के फील्ड से हो, उसके लिए जो मेडिकल की लाइब्रेरी होती है वो पूरी एक दुनिया होती है और उसमें हर किस्म की इंफॉर्मेशन अपनी फील्ड से रिलेटेड उसको मिल जाती है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। इन विच सेक्शन आर द इंसाइक्लोपीडियाज एंड डिक्शनरीज केप्ट इन अ लाइब्रेरी? आपको पता होगा, लेसन में हमने पढ़ा था कि रेफरेंस बुक्स और ये इंसाइक्लोपीडियाज एंड डिक्शनरीज जो है वो रेफरेंस सेक्शन में रखी जाती हैं। इंसाइक्लोपीडियाज एंड डिक्शनरीज आर केप्ट इन द रेफरेंस सेक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्ड कैटलॉग, यानी कार्ड कैटलॉग की जो है वो क्या अहमियत है। कार्ड कैटलॉग इज यूजफुल टू लोकेट बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ठीक है। कार्ड कैटलॉग जो है वो इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कारआमद है किसी भी लाइब्रेरी में किताब को ढूंढने के लिए, बजाय ये कि हम उसको अलमारियों में या सेक्शंस में ढूंढें। उससे कई दर्जे बेहतर है कि हम कार्ड कैटलॉग कैबिनेट को जो है वो उसके पास जाएं और वहाँ पे कार्ड कैटलॉग के ज़रिए बुक्स को लोकेट करें। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कार्ड्स इन अ कार्ड कैटलॉग कैबिनेट, दैट इज ऑथर कार्ड, टाइटल कार्ड एंड सब्जेक्ट कार्ड, ठीक है। 3 किस्म के जो है वो कार्ड्स होते हैं कार्ड कैटलॉग कैबिनेट में, ऑथर कार्ड, टाइटल कार्ड एंड सब्जेक्ट कार्ड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया लेक्चर में कि अगर किसी को बुक टाइटल पता है और राइटर और उसका नहीं पता, सब्जेक्ट का सिर्फ टाइटल का पता है, तो वो टाइटल कार्ड को जो है वो देख के उस बुक को लोकेट कर लेगा। या अगर किताब का नाम नहीं मालूम, राइटर का नाम मालूम है, तो वो ऑथर कार्ड के ज़रिए उस बुक को लोकेट कर सकता है। या अगर किसी को ऑथर और टाइटल के बारे में भी नहीं पता, दोनों चीज़ों के बारे में सिर्फ वो सब्जेक्ट के पता है कि किस सब्जेक्ट का है, साइंस का है, आर्ट्स का है, उसका है, तो उसके ज़रिए भी, यानी सब्जेक्ट कार्ड के ज़रिए भी वो अपनी किताब को लोकेट कर सकता है लाइब्रेरी में। सो बॉय, लेट्स कम टू द MCQ सेक्शन। Choose the correct option. A library plays a vital role in the progress of economy, the cognition, the cognitive growth of students, the cognitive growth of plants, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था अपने लेसन में कि कॉग्निटिव ग्रोथ जो है उसमें मदद देता है लाइब्रेरी। Second MCQ is public library includes all kinds of books, only dictionaries, only encyclopedias, only newspapers. तो पब्लिक लाइब्रेरी में जो है वो हर किस्म की बुक आपको मिलेगी। थर्ड MCQ इज के स्पेशल लाइब्रेरी इज ऑल्सो नोन एज कॉलेज लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन सेंटर, स्कूल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी।
तो स्पेशल लाइब्रेरी आपको पता है कि ये एक किस्म की इंफॉर्मेशन सेंटर्स भी होती हैं, ठीक है, जो कि मखसूस लाइब्रेरीज पे मुश्तमिल होती है, और वो मखसूस लाइब्रेरीज जो है वो इंफॉर्मेशन मुहैया करती हैं. सो दैट इज द इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी. The fourth MCQ is circulation desk is the counter where you sign for books and keep it on the shelf, buy it, keep them back or take them out. यानी आप एक लाइब्रेरी से सिर्फ उसी वक्त बुक ले जा सकते हैं जब आप उसकी एंट्री करें और वो सिग्नेचर करें, ठीक है, अपना नाम लिखा के अपना सिग्नेचर करें. सो इन दिस वे यू कैन टेक आउट द बुक. दूसरे कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो बुक लाइब्रेरी से निकालें. सो द फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन. Fifth MCQ is biographies and autobiographies is the section where books are found about science and technology, about lives of the great people, about plants, about animals. तो बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज जो है वो हमें किस सेक्शन में जो है वो मिलती हैं, और ये किस मतलब ये किसके बारे में है. वेयर बुक्स आर फाउंड अबाउट लाइव्स ऑफ द ग्रेट पीपल, ये जो है बड़े बड़े नामवर लोगों की जिंदगियों के बारे में जो बुक्स हैं वो रिलेटेड है, यानी वो बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज कहलाती हैं. Our next MCQ is reference section contains encyclopedias, dictionaries, almanac, etc. Dictionaries and newspapers, encyclopedias and fiction books. ठीक है, तो रेफरेंस सेक्शन में आपको पता है कि इंसाइक्लोपीडियाज, डिक्शनरीज और एल्मेनेक्स जो है वो पाए जाते हैं. सेवंथ इज बुक्स आर स्ट्रिक्टली ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, ऑन सेल, नॉट फॉर सेल. So that is option B, which is the right one. फिर next MCQ है कि a borrower who disfigures or damages a book is liable to work on the shop, liable to pay loan, liable to penalty and free to go. So he is liable to penalty. Option C is the right one. Next MCQ is the card catalog will help you to get ID card, get membership card, locate newspapers, locate books in a library. Definitely card catalog जो है वो हमारी मदद करता है कि हम बुक्स को जो है वो ढूंढें, लाइब्रेरी में लोकेट कर सकें. एंड द लास्ट MCQ इज डेवी डेसिमल सिस्टम हैज ए कोड नंबर, पेज नंबर, ऑफिस नंबर और बुक नंबर. तो हमने पढ़ा था कि कोड नंबर जो है वो होते हैं डेवी डेसिमल सिस्टम में, जिसकी मदद से हम ये जान लेते हैं कि ये किताब जो है ये किस चीज़ पे है या किस सब्जेक्ट से मुतालिक ये किताब है. नेक्स्ट हमारा जो वो होगा वो है हाउ टू यूज अ डिक्शनरी. डिक्शनरी को जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है. डिक्शनरी के इस्तेमाल के तरीके. अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ फेशियल डिस्क्रिप्शन अबाउट वर्ड्स. द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, डिक्शनरी जो है वो अल्फाजों के जो है वो मजमुआ है, जिसमें हर लफ्ज़ के जो है वो मीनिंग उसमें हमें मिलते हैं. ठीक है, किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी लफ्ज़ जो होता है वो उसकी डिक्शनरी में पाया जाता है. ठीक है, और वो वर्ड्स भी जो है वो किस तरह होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. ठीक है, जिस तरह अंग्रेज़ी के हरूफ ABCDEF ये उसकी जो है ये तरतीब है, इसी तरह डिक्शनरी में भी जो वर्ड्स होते हैं वो इसी तरतीब में जो है वो दिए हुए होते हैं. तो जब आप किसी भी डिक्शनरी का पेज देखते हैं तो उस पेज के टॉप पे जो है उसकी
जो गाइड वर्ड्स हैं वो दिए हुए होते हैं, ठीक है। गाइड वर्ड्स यानी जो आपको गाइड करते हैं, रहनुमाई करते हैं, ठीक है। और ये आप देखते हैं कि उस जो गाइड वर्ड है, जो लेफ्ट पे जो पहला गाइड वर्ड है, वो किसी भी पेज का सबसे जो पहला जो एंट्री वर्ड होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। और ये दूसरे साइड पे आपको जो नजर आ रहा है एरी, ठीक है। एरी जो है ये लफ्ज सबसे बॉटम का जो है वो वर्ड होगा, जैसे यहाँ पे हमको नजर आएगा ये एरी, ये सबसे लास्ट एंट्री है इस पेज की। तो ये दोनों वर्ड्स जो है हमें पेज के टॉप पे नजर आते हैं, जो फर्स्ट वर्ड होता है पेज का और सबसे लास्ट जो वर्ड होता है, जो लास्ट एंट्री होती है, ये हमें देखने को मिलती है। फिर ये जो अल्फाज हैं ये आपको जो नजर आ रहे हैं, लेट मी मेक इट क्लियर, ये एक्सट्रिकेट, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रूड, ये तमाम जो है ये एंट्री वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब किसी वर्ड को देखने का क्या तरीका है, यानी जाहिर है जब आप डिक्शनरी को कंसल्ट करते हैं तो उसकी मीनिंग के लिए करते हैं, उसके मानी के लिए करते हैं, मगर सिर्फ मानी के लिए नहीं करने चाहिए, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी जो है वो बहुत लाजमी होती है किसी भी वर्ड की। फ़र्ज़ करें आपने एक वर्ड पहली मर्तबा देखा किसी बुक में और आपने वो वर्ड कभी सुना नहीं, तो डिक्शनरी में आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन जो की या जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी आपको मिलेगी, और उस ट्रांसक्रिप्शन की मदद से आप उस वर्ड को बगैर सुने किसी से आप बिल्कुल ठीक सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पे लफ्ज है एक्सल्ट, ठीक है। एक्सल्ट के जो लफ्ज है एंट्री, उसके फौरन बाद जो है वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दी हुई होती है, यानी उस वर्ड की जो है वो प्रोनाउंसिएशन किस तरह होगी वो जो है ट्रांसक्रिप्शन दी होती है। और आप गौर करेंगे कि यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं, क्योंकि फोनेटिक्स के जो साउंड के अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, वो वाकई में आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएंगे, क्योंकि वो साउंड को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और साउंड जो है कई है, शायद अल्फ़ाबेट्स इतने ना हो जो रियल अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, मगर उसके जो साउंड्स होते हैं वो कई कई गुना ज़्यादा होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट की निस्बत। तो इस वजह से उस हर साउंड को अलग जो है वो एक सिंबल दिया गया है। यहाँ पे आपको ये इस किस्म का सिंबल नज़र आ रहा होगा, इन्वर्टेड वी, ठीक है, उल्टा वी। दिस इज अ कट साउंड, इसको कट साउंड कहते हैं। एक्सल्ट, एक्सल्ट, ठीक है, एक्सल्ट, IGZ कट साउंड एंड देन LNT एक्सल्ट। तो ये जो है ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, जो कि इस तरह के स्लैश के बीच में जो दिया हुआ होता है, और ये इसका तरीक़ेकार है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का। जब कभी भी आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखते हैं तो उसको शुरू और आखिर में जो है वो स्लैश के साथ आप उसको इनक्लोज करते हैं। अच्छा, उसके बाद फौरन बाद जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का जो है वो आता है, यानी ये जो एक्सल्ट है यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि ये वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे जो बुक में एरो दिए हुए हैं ये मिस्टेक है कंपोजर की, शायद उससे गलती हो गई है। ये यहाँ पे ये जो है ये प्रोनाउंसिएशन है इसकी, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन है। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ये असल में मीनिंग है, ठीक है, ये वाला ये मीनिंग है इसके। और ये जो मीनिंग से पहले जो आप देख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में वी, ये वी जो है वर्ब है जो कि पार्ट ऑफ स्पीच को जो है वो इंडिकेट करता है। इसके बाद आप देखते हैं कि इसी एक्सल्ट से और भी जो है अल्फाज बनाए गए हैं जो कि लिखे गए हैं, और उसकी भी जो है वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रोनाउंसिएशन जो है उसकी भी दी हुई है यहाँ पे। यानी एक्सल्ट की तो दिए हुए हैं, जो बात की जो वो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो दी हुई है, से एक्सल्टेशन, यहाँ पे जो इन्वर्टेड ई है और इसको ब्रैकेट में लिखा है,
तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में इस तरह की ब्रैकेट अगर आपको नज़र आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आप इस वर्ड को ओमिट कर सकते हैं, यानी आप इसको प्रोनाउंस नहीं करते, ये गैर ज़रूरी है। ठीक है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में जब आपको ब्रैकेट नज़र आए किसी भी सिंबल के इर्द गिर्द तो इसका मतलब ये है कि ये साइलेंट है, ये जो है ये प्रोनाउंस नहीं होता। और एग्जल्टेशन के आगे आप देख रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो दिया हुआ है, फिर एग्जल्टेंट है जो कि एडजेक्टिव है, यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि दैट इज एडजेक्टिव। एग्जल्टेंटली फिर जो है वो एडवर्ब है, बिल्कुल उसके साथ ही ये भी वो कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये जो लॉन्ग ब्रैकेट है, इसमें आपको जो है वो वर्ड की एटिमोलॉजी यानी उस वर्ड की हिस्ट्री या उसका ओरिजिन कि कहाँ से ये वर्ड अखज़ किया गया है वो यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन हुआ होता है। तो यहाँ पे ये कि ये लैटिन वर्ड से जो है एग्जल्टो से जो है वो लिया गया है और वक्त के साथ साथ इंग्लिश में एग्जल्ट के तौर पे यानी वो एग्जल्ट के तौर पे हमें देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है। सो दैट इज दी यू कैन से द इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज एक्सल्टो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई कि एक वर्ड के साथ कितनी जो है उसकी इंफॉर्मेशन हमें वो मिलती है किसी भी डिक्शनरी में। सो दैट वाज द यूज ऑफ डिक्शनरी कि हम डिक्शनरी को जो है वो किस तरह यूज कर सकते हैं, किस तरह हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे जाकर उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं कि डिक्शनरी को यूज़ करने के कौन कौन से जो है वो पॉइंट्स हैं। जब आप डिक्शनरी कंसल्ट करें तो क्या करें, आप क्या करना चाहिए आपको। फर्स्ट वन इज लोकेट गाइड वर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले तो आप जो है वो गाइड वर्ड को जो है वो देखें, लोकेट करें, बजाय ये कि आप एंट्री वर्ड्स को देखने लग जाएं। आप गाइड वर्ड से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पेज में कौन से अल्फाज हो सकते हैं। यानी अब ये देखें एक्सट्रीमिस्ट और फिर एरी, ई वाई और ई एक्सट्री। ठीक है, अगर आप फर्ज करें आप अपना वर्ड जो है वो देख रहे हैं एक्सल्ट, तो आप इस गाइड वर्ड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसी पेज में मुझे मिलेगा, क्योंकि ई एक्स के बाद तो इसी पेज के आखिर में ई वाई का वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो लाजमी ई वाई से वो वर्ड पहले है जिसे हम ढूंढ रहे हैं और एक्सट्रीमिस्ट के फर्ज करें बाद है। तो हम इस गाइड वर्ड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो वर्ड है वो इसी पेज पे है। फिर हम आगे जाके तफसील के साथ उस वर्ड को फिर हम लोकेट कर सकते हैं जब हम देखते हैं उसे। द सेकेंड पॉइंट कि लोकेट एंट्री वर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद आप एंट्री वर्ड के को ढूंढने लगते हैं उस पेज पे, अहेड वर्ड जिसे कहा जाता है। चूज एप्रोप्रिएट वर्ड डेफिनिशन। अब वर्ड डेफिनिशन को ढूंढना या उसके मानी जो है समझना, ये भी एक किस्म का आर्ट है। ठीक है, कैसे आर्ट है? क्योंकि एक लफ्ज़ के अक्सर औकात कई जो है वो मीनिंग्स होते हैं, कई जो है माने होते हैं और वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होते हैं। तो जिस वर्ड के मानी जो है वो आप ढूंढ रहे हैं, जब आप उनके मीनिंग्स पढ़ेंगे तो जिसमें जो मीनिंग होगा, फ़र्ज़ करें दूसरा होगा या तीसरा जो उसका मीनिंग होगा, वो अगर आपके टेक्स्ट के साथ या आपके कंटेक्स्ट के साथ जो आप पढ़ रहे हैं, जो किताब या जो पैराग्राफ या जो कुछ भी उसके कंटेक्स्ट के साथ, उसके हवाला उसके साथ मिल रहा है, तो फिर वो मानी जो है आप लेते हैं कि इस वर्ड के ये मानी हो सकते हैं यहाँ पे। यानी आप उसको कंटेक्चुअली जो है वो समझने की कोशिश करते हैं और फिर उन मुख्तलिफ जो मीनिंग्स होती हैं 3-4 किस्म की, उसमें अपने एग्जैक्ट मीनिंग को आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको कंटेक्स्ट का पता हो। ठीक है, आपकी बुक में से जो वो लफ्ज़ जो आपके सामने से गुजरा है उसका कंटेक्स्ट आपको पता होगा, तो फिर आपको डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढने में आसानी होगी। आइडेंटिफाई प्रोनाउंसिएशन विद दी प्रोनाउंसिएशन की, तो वर्ड की जो है सिर्फ मीनिंग
भी काफ़ी नहीं होती, क्योंकि हमने स्पीक भी करना होता है, उस वर्ड को प्रोनाउंस भी करना होता है, तो उसके लिए हम फिर प्रोनाउंसिएशन की को भी हम देखते हैं, उसे भी हमें देखना चाहिए। आइडेंटिफाई सिलेबल यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन of forming the whole or part of a word, division and stress pattern। तो डिक्शनरी में जो है वो इवन जो सिलेबल्स होते हैं कि कहाँ पे स्ट्रेस है, कहाँ पे स्ट्रेस नहीं है, इवन वो भी जो है वो इंडिकेट हुआ होता है, और उसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि इस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है। अब यहाँ पे जैसे एग्जल्ट है, आई जी, उसके बाद आप स्पेस देख रहे हैं, और यहाँ पे ऊपर आप जो है किस्म का वो एपोस्ट्रोफी देख रहे हैं, दैट इज नॉट एपोस्ट्रोफी, ये एक छोटा सा वो है, डैश है, बिल्कुल सीधा सा, जो कि इस चीज को इंडिकेट करता है कि जो एग्जल्ट इक के बाद जब हम ये दूसरी जो है वो सिलेबल इसका पढ़ेंगे तो उसको जोर देके इंटोनेशन के साथ जो है उसको हम पढ़ेंगे, यानी एग्जल्ट, एग्जल्ट, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो पिच है वो जेड में जो है हम ऊपर की जानिब वो कर रहे हैं, यानी ज जो है वो प्रोनाउंस कर रहे हैं। अच्छा, जो दूसरी वो है, मतलब जब आप जो है किसी वर्ड को लो पिच के साथ जो है जब प्रोनाउंस करते हैं किसी भी वर्ड के सिलेबल को, आई एम ट्राइंग टू फाइंड कि यहाँ पे वो आपको मिसाल मिल जाए उसी की। यस, एक्सट्रोवर्ट। अब यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो आप इंटोनेशन यानी हाई पिच के साथ आप इसको स्टार्ट करेंगे कि एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। यहाँ पे जब आप वर्ड को जो है वो प्रोनाउंस करेंगे तो उसको उसकी पिच जो है वो थोड़ी लो होगी। तो ये जो दो मार्क्स हैं ये आपके सिलेबल या इंटोनेशन जो है उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करने में मदद देती है। तो ये एक और जो है वो एक आइडेंटिफिकेशन है सिलेबल या स्ट्रेस की। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो भी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो है इंडिकेट हुआ होता है हर लफ्ज़ के आगे कि आया वो वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। आइडेंटिफाई करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग भी आपने जो है वो ज़हनशीन करने हैं। जब आप किसी वर्ड एंट्री वर्ड को पढ़ लें, उसके मीनिंग को पढ़ लें, तो फिर आपको उसके मीनिंग भी जो है वो मेमोराइज करने पड़ेंगे। लोकेट फ्रेजेस एंड ईडियम्स, ठीक है, फ्रेजेस और ईडियम्स भी जो है वो इसमें क्लियरली जो है आइडेंटिफाई होती हैं। अगर कोई फ्रेज है तो उसके साथ जो है वो फ्रेज लिखा होगा शॉर्ट फॉर्म में, एब्रिविएशन उसका लिखा होगा, और अगर ईडियम अगर है तो उसके साथ शॉर्ट फॉर्म में IDM इस तरह एब्रिविएशन करके उसको वो किया जाता है, दिखाया जाता है। आइडेंटिफाई वर्ड एटिमोलॉजी, ठीक है, एटिमोलॉजी भी दी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वर्ड जो है ये किस ओरिजिन से है, यानी कहाँ से आया है, किस ज़बान से जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो जम हुआ है। सो मल्टीपल वर्ड मीनिंग, सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, ठीक है, वही बात है जो मैंने आपको समझाई कि किसी भी लफ्ज़ के जो है वो कई मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये खुद ही डिसाइड करना है कि कौन सा मीनिंग जो है वो बेस्ट मैच करता है मेरे उस वर्ड के साथ जो कि उस कंटेक्स्ट में जो है, पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जो है वो दिया हुआ है। सो दीज आर दी टेक्निक्स ऑफ यूजिंग अ डिक्शनरी, कि किस तरह आपने जो है वो डिक्शनरी को यूज़ करना है। और अगर आपको टेक्निक्स पता होंगी तो फिर आप बिल्कुल कंप्लीटली जो है उससे बेनिफिट हो सकते हैं, यानी उस डिक्शनरी से जो है आप पूरे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपको उसके जो है वो टेक्निक्स का पता हो और तमाम चीज़ों का जो है आपको इल्म हो, तो फिर आप उससे अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं।